एक ऐसी औरत जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कामयाब बनाने में उनका अहम योगदान है। एक ऐसी औरत जिसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि वो ताकत का और हिम्मत का पहाड़ हैं। एक ऐसी औरत जिसके बारे में ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखा है कि वो देवी हैं जिनके कदमों में बैठकर नौजवान नस्ल को आज़ादी का पाठ पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आप इस औरत के बारे में जानते हैं? इस औरत का नाम निशातुन निसा बेगम है। क्या अभी कुछ याद आया? चलिए मैं कुछ और बताता हूँ। ये मौलाना हसरत मोहानी की बीवी हैं, बेगम हैं, वाइफ हैं। मौलाना हसरत मोहानी वो जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब आपको एकदम से याद आ जाएगा। यही परेशानी है हमारे इस समाज की, जहाँ पे एक औरत कुछ भी कर ले उसको उसके पति के, उसके शौहर के नाम से ही पहचाना जाता है। लेकिन निशातुन निसा बेगम किसी सहारे की ज़रूरत उनको नहीं है इस चीज़ के लिए कि उन्हें पहचाना जाए। लेकिन तब भी हमारी ये कमज़ोरी, हमारे इतिहासकारों की कमज़ोरी कि उन्होंने इस औरत को हाशिए पर ही रखा। इस औरत को हाशिए पर क्यों नहीं रखना चाहिए? इसको आपको इससे समझना होगा कि निशातुन निसा बेगम 1885 में मोहान में पैदा हुई थी। लखनऊ के पास एक कस्बा पड़ता है। उन्होंने, जैसा कि उस ज़माने में अमीर घरानों में होता था कि लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, उन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी इनमें तालीम हासिल करी। और उसी के साथ अपनी शादी से पहले ही, अगर आपको लगे कि हसरत मोहानी का असर उन पर क्या था, तो उससे पहले ही उन्होंने आसपास की जो गरीब बच्चियां थीं, जो और पिछड़े तबकों से आती थीं, उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था घर पर ही। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। वो अलीगढ़ में तब हसरत मोहानी पढ़ते थे, वो वहाँ आ गई। हसरत मोहानी अलीगढ़ के शुरुआत के उन स्टूडेंट्स में आते हैं, या कह सकते हैं पहले वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी। अलीगढ़ के बच्चे आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ चलते थे। उन्होंने गरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाले जो कांग्रेस थी, जिसे तिलक जिसकी रहनुमाई कर रहे थे, उसको ज्वाइन किया था। और उन्होंने एक अखबार चलाया, उर्दू मोहल्ला, और उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। उसके अलावा उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर भी वहाँ पर खोला था, जिसके बारे में अकबर इलाहाबादी ने काफ़ी कुछ लिखा है कि वो स्टोर खोलकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर खोला था। और उर्दू मोहल्ला अखबार जारी करने के बाद इन्हें सज़ा भी हुई थी। ये बात तो हुई हसरत मोहानी की। लेकिन यहाँ पर जो गौरतलब बात है वो ये है कि उर्दू मोहल्ला या उर्दू प्रेस, जो नेशनलिस्ट चीज़ों के लिए, नेशनलिस्ट पब्लिशिंग के लिए शुरू किया गया था, उसमें सिर्फ 2 लोग थे, एक हसरत मोहानी, एक निशातुन निसा। और ये दोनों लोग ही मिलकर उसमें सारी छपाई का काम करते थे और बाद में उसे बांटने का काम करते थे। और यहाँ पर यह बात भी गौरतलब है कि जब पहली बार 1908 में मोहानी जेल गए, हसरत मोहानी जेल गए, तो निशातुन निसा बेगम ने न सिर्फ उनका केस जाकर लड़ा, जो कि उस ज़माने की औरतों के लिए बहुत ही एक नई बात थी, और उसके अलावा उन्होंने अखबारात में लिखना भी शुरू किया कि केस में क्या चल रहा है। अखबारात में उनके लगातार आर्टिकल्स आने लगे, ये सब शुरू हुआ। उसके बाद एक बार फिर वापस आए हसरत मोहानी जेल से, फिर वापस जेल गए। इस बार जब जेल गए तो निशातुन निसा को लगा कि अब तो ये सिलसिला लगा रहेगा। तो 1913-14 के आसपास की बात है, शायद 14 की बात है। निशातुन निसा बेगम अगर देखा जाए तो मुसलमान तबके की वो पहली औरत हैं जो पब्लिक लाइफ में अपना पर्दा उतार कर, अपना चेहरा खोलकर उतर पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने शौहर का केस भी लड़ना था, उन्हें लोगों से भी मिलना था, उन्हें बाकी लीडर्स से भी मिलना था। बाकी लीडर्स ने उनके बारे में उस ज़माने के बहुत कुछ लिखा है। सबको अगर आप देखें तो सबको ये याद है, मौलाना आज़ाद को ये याद है कि किस तरीके से ये औरत बाकी सबसे जद्दोजहद करने के लिए अपना चेहरा खोलकर उतर गई। पंडित किशन प्रसाद कौल, जो कि एक अच्छे दोस्त भी थे हसरत मोहानी के और मशहूर राइटर भी हैं, उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि वो दौर था जबकि मुसलमान औरतें तो आप छोड़ दीजिए, हिंदू औरतें भी पर्दे के बाहर नहीं आती थीं। ऐसे में निशातुन निसा बाहर आईं, उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, उन्होंने स्पीचेस दी, उन्होंने पूरे तौर पर जो भी काम
एक लीडर के तौर पर मोहानी कर रहे थे उन्हें अपने हाथ में ले लिया। इसके अलावा वो कांग्रेस के इजलास में यानी कि उनके जो रैलीज़ हैं उसमें जाने लगीं, वो सब भी उन्होंने शुरू किया। और इसी के साथ एक बार फिर मोहानी वापस आए और इस बार जब 1919 का अमृतसर का कांग्रेस सेशन हुआ जो कि जलियांवाला बाग के जस्ट बाद हुआ था, तो वहाँ पर भी इन्होंने पहली बार तकरीर की। आपको ये बात भी मैं बताता चलूं कि पहली मुसलमान औरत मानी जाती हैं जिन्होंने कि कांग्रेस के सेशन में तकरीर की है, यानी कि कांग्रेस के सेशन में कोई स्पीच दी है मुसलमान औरत। उसके बाद 1921 अहमदाबाद कांग्रेस सेशन बहुत अहम है, क्योंकि ये वो दौर है जब हिंदुस्तान में कांग्रेस ये डिमांड कर रही है कि अंग्रेज़ हमें थोड़े थोड़े कंसेशन देते रहें, यानी कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, हमें ये हक़ चाहिए, हमें वो हक़ चाहिए। ऐसे में हज़रत मोहानी और निशातुन्निसा वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ ये रेजोल्यूशन रखा, ये बात रखी कि नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी आप देखिए, गांधी जी उस ज़माने में पूर्ण स्वराज की मुखालफत करते हैं। गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, ये डिमांड हम नहीं रख सकते। और ये जो रेजोल्यूशन है ये हार जाता है, वोटिंग होती है, हार जाता है। लेकिन तब भी ये गौरतलब बात है कि 8-9 साल बाद कांग्रेस इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करेगी। लेकिन उससे पहले ही ये निशातुन्निसा और आपके हज़रत मोहानी, ये दो लोग इस बात को उठा चुके थे। हज़रत मोहानी एक बार फिर जेल चले जाते हैं। अगला कांग्रेस सेशन आता है गया में 1922 में। एक बार फिर ये बात रखी जाती है कि क्या कांग्रेस के मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली को ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसे में निशातुन्निसा फिर से एक बार फिर, इस बार उनके शौहर उनके साथ नहीं हैं, लेकिन वो खुद वहाँ पर तकरीर करती हैं और वो कहती हैं कि आपकी कमी ये है कि आप पूर्ण स्वराज की बात पर कायम नहीं हैं। अगर आप पूर्ण स्वराज की बात समझेंगे तो आप अंग्रेज़ों के दिए हुए इन टुकड़ों को कभी नहीं उठाएंगे। आप लेजिस्लेटिव असेंबली जा भी क्यों सकते हैं जबकि इतने लोग जेल में बंद हैं। ऐसा सब कुछ अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक और बहुत ख़ास बात है कि उस ज़माने में आम तौर पे जो लोग कांग्रेस से जेल चले जाते थे या बाकी जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते थे, तो लोग उनके लिए चंदा किया करते थे और उनके घर के खर्चे उठाया करते थे। जब बात ये निशातुन्निसा के सामने रखी गई, पंडित किशन प्रसाद ने ही ये बात उनके सामने रखी थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कही कि अगर हो सके तो हमने जो किताबें पहले छापी हैं और अब वो नहीं बिक पा रही हैं, तो आप उन्हें बेचने का इंतज़ाम कर दीजिए। पंडित किशन प्रसाद एकदम से गए शिव प्रसाद गुप्ता के पास। शिव प्रसाद गुप्ता, अगर आपको याद हो तो ये वही हैं जिन्होंने काशी विद्यापीठ बनाने के लिए सबसे ज़्यादा फंडिंग करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर हैं। शिव प्रसाद गुप्ता के पास ये खबर पहुंचती है कि निशातुन्निसा बेगम अपनी किताबें जो उनके यहाँ से छपी हैं उनकी प्रेस से उन्हें बेचना चाहती हैं। शिव प्रसाद गुप्ता हज़रत मोहानी से ख़ास लगाव रखते थे। उन्हें लगता था कि वो लड़का, वो यंग लड़का, वो नौजवान, उसके अंदर वो हिम्मत है जो हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए चाहिए। शिव प्रसाद गुप्ता एकदम से चेक निकालते हैं और कॉल साहब को देते हैं लिखकर और कहते हैं जितनी किताबें हैं एकदम से ख़रीद ली जाएं, और किताबें ख़रीद ली जाती हैं। ये इस चीज़ का भी नमूना है कि निशातुन्निसा बेगम सबसे पहले तो एक खुददार औरत थी, और दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि हिंदुस्तान की ये जंग आज़ादी एक हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद का नमूना है। आज आप सोचते हैं कि शिव प्रसाद गुप्ता होंगे, एक मौलाना हज़रत मोहानी होंगे, एक उनकी बेगम होंगी और इस सब में क्या होगा, लेकिन उस ज़माने में इतना नहीं सोचा गया। अगर हम कौल साहब की बात को समझें तो उनका ये कहना है कि पल भर, मतलब बहुत ही कम देर लगी थी ये डिसाइड करने में शिव प्रसाद गुप्ता को कि हाँ मुझे चेक लिखना है और ये किताबें ख़रीदनी हैं, और इस तरीके से मदद हो रही थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाद में कुछ इख्तलाफ गांधी जी के साथ हज़रत मोहानी और निशातुन्निसा के होने लगे। ये लोग थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर चले गए। 1935, 36, 1930 इसके आसपास इन्होंने देखा जो मज़दूर थे उनकी अलग अलग तहरीक की नुमाइंदगी की, उनके जलसे जुलूस कराए और बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए। उसके अलावा ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, औरतों की जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी निशातुन्निसा बेगम का एक अहम रोल है। उन्होंने औरतों की एजुकेशन पर बात करी, उन्होंने औरतों के घर में बंद किए जाने की, पर्दे की जो उस ज़माने का तरीक़ा था उसके ख़िलाफ़ भी बात करी। उसके अलावा
हिंदुस्तान की औरतों की तरफ से जो नुमाइंदे लॉर्ड मॉन्टेगो के पास 1917 में भेजे गए, उसमें ये भी मौजूद थे, और भी बहुत से जो आजकल हम फेमिनिस्ट नाम सुनते हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और ये भी वहाँ पर मौजूद थी। और मुसलमान औरतों की तरफ से अगर देखा जाए तो ये सबसे अहम नुमाइंदा बनकर वहाँ पहुँची, और वहाँ पर भी इन्होंने अंग्रेज़ों के सामने ये बात कही कि हमें पहले आज़ादी चाहिए, बाकी सब बाद में होगा, हमारे लोग जेल से बाहर आएं, बाकी सब बाद में होगा। तो निशातुन निसा का जो अपना रोल है कि मज़दूरों के बीच काम करना, वो 1937 जब तक उनका इंतकाल हुआ तब तक जारी रहा, और वो लगातार लोगों के बीच काम करती रहीं, और वो आर्टिकल्स लिखती रहीं, वो स्पीचेस देती रहीं, जितनी चीज़ें उस ज़माने में बाकी नेता करते थे ये भी करती रहीं। हसरत मोहानी ने खुद ये लिखा है कि अगर मेरी शादी निशातुन निसा से न होती तो मैं शायद एक एडिटर बनकर रह जाता, मैं कभी भी एक पॉलिटिशियन ना बनता। प्रोफेसर आबिदा समीउद्दीन, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी करती थीं, उनकी माने तो निशातुन निसा बेगम को अपने शौहर से अलग कर एक पूरे तौर पर पॉलिटिशियन के तौर पर देखना चाहिए, उन्हें एक राइटर के तौर पर देखना चाहिए, उन्हें एक एक्टिविस्ट के तौर पर देखना चाहिए, और अपने किसी भी इंट्रोडक्शन के लिए वो हसरत मोहानी की या किसी और की मोहताज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ये कमी है, हमारे इतिहासकारों की कमी है, हमारे समाज की कमी है कि जब कोई औरत कुछ करती है इस समाज में, तब भी हम उसे उसके पति के, उसके बाप के या और भाई के नाम से पहचानने की कोशिश करते हैं, और निशातुन निसा बेगम उस इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है जो उनके शौहर के नाम से उन्हें दिया जाए।